गुड इवनिंग एवरीवन। क्लैट का एग्ज़ाम हो चुका है। क्लैट का एग्ज़ाम होने के बाद एलिट भी बहुत सारे लोगों ने दे दिया होगा और बहुत सारे लोगों का ये भी एक तरह से ड्रीम रहा होगा कि भाई एमएस सेट का भी एग्ज़ाम देना है। तो एमएस सेट के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि भाई जीके कहाँ से तैयार करें, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और कैसा एग्ज़ाम होगा, लेवल क्या होगा जीके का, ये सारी चीज़ें। तो इन्हीं सारी बातों को सोचकर, क्योंकि क्लैट का एग्ज़ाम हो गया है, एलेट का एग्ज़ाम हो गया है और इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको उनके हिसाब से उनकी रैंकिंग अगर देखा जाए तो उनकी जो रैंकिंग है उस रैंकिंग के हिसाब से उनका मन चाहा एनएलयू या कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत सारे लोग एमएस सेट की तरफ आ रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्रॉस एंड क्लाइम हिसार ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है और ये इनिशिएटिव पूरी तरीके से देखा जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पर हम लोग एक बहुत ही अच्छा सेशन लेकर आ रहे हैं और इस सेशन की अगर मैं बात करूं तो ये सेशन ऐसा सेशन है जिसमें एमएस सेट से रिलेटेड जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो लीगल हो गया हो, चाहे वो आपका इंग्लिश हो गया हो, रीजनिंग हो गया हो, इवन जीके हो गया हो, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं ये सारे सब्जेक्ट की एक पूरी एक सीरीज आपके सामने क्रॉस एंड क्लाइम लेकर आया है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, यानी आपके एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, जो कुछ भी एक्सपेक्टेड है आपका, ठीक है, कि यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, उन चीजों को कवर करते हुए हमारे लेक्चर्स आपको पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। और इन्हीं में शुरू मैं कर रहा हूं आज इंडियन पॉलिटी से, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि आप जानते हैं कि जीके के अच्छे खासे इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं और जीके का जो आपका दायरा है वो बहुत बड़ा दायरा है। तो इस वजह से मैंने ये सोचा है कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन सारी चीज़ों में जो भी आपके लिए कम से कम मैटर में ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज्ञान दिया जाए, उस तरह से कोई कंसाइज्ड वे में सीरीज लेकर आऊं। तो उसलिए मैंने ये जो चीज़ शुरू की है ये इंडियन पॉलिटी से शुरू की है। तो इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग देखेंगे कि पहला जो हमारा लेक्चर है, आपको ये पूरा लेक्चर वाइज, डे वाइज सारी चीज़ें मिलेंगी। किसी हर दिन आपको मंडे से लेकर अगर मैं बात करूं फ्राइडे तक, ठीक है, तो आपको लेक्चर्स हमारे मिलेंगे, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो आपका जीके हो या मैथ्स हो। सारे पूरे पूरे लेक्चर आपके जो कोर्स दिया गया है, जो आपका सिलेबस दिया गया है, अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर सिलेबस वी आर ट्राइंग टू गिव यू ऑल टाइप ऑफ मैटर। ओके, तो इस क्रम में मैं आज शुरू करता हूं इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो पहला लेक्चर है वो लेक्चर है आपका जो जहां से शुरुआत हो रही है, और वो शुरुआत हो रही है आपकी पहले पार्ट से, कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, और ये है आपके सामने पहला पार्ट, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए जितने भी लीगल और लॉ से रिलेटेड आपके एग्जाम में उसमें कॉन्स्टिट्यूशन आपका अच्छा खासा पूछा जाता है। तो यहां पर हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इनिशियली ये किस तरह से बना, क्या सारी चीजें रही हैं। तो बेसिक एक बार सारे हम फैक्ट देखते चलेंगे, और ये जो लेक्चर होने वाले हैं जीके के, ये फैक्ट बेस्ड होंगे, ताकि आपके वन लाइनर जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वन लाइनर, वो आपके जो एमसीक्यूज हैं वो आपके हो सके, आपके सॉल्व हो सके। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम देखते हैं कि बेसिक फैक्ट्स जो है उन फैक्ट्स में क्या है। तो सबसे बड़ा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सारे लोगों का पता है, ठीक है, रिटन है, ये नहीं कि सिर्फ जो है एक कोई चार्टर बना दिया गया है कि या जो है ओरल रूप से कह दिया गया है। और जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 22 पार्ट थे, 395 आर्टिकल थे और शेड्यूल 8 थे। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो ये जो प्रेजेंट डे का कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में मोर देन 478 आर्टिकल्स हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं भाई? क्योंकि समय समय पर क्या किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है, अमेंडमेंट्स किए गए हैं, ठीक है। 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं इस समय, 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं, यानी 106 नंबर का एक्ट हमारे यहाँ पास हो चुका है। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि 106 नंबर का एक्ट किससे रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट हुआ करते, जैसे हम कोई किताब पढ़ते हैं ना उसमें अलग अलग चैप्टर्स होते, इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में भी अलग अलग पार्ट हुआ करते थे, ठीक है। तो 22 पार्ट थे, इन 22 पार्ट की संख्या इस समय बढ़कर 25 हो चुकी है।
आर्टिकल मैंने आपको पहले ही बता दिया है कितने हैं, इस समय 478 के ऊपर आर्टिकल आ गए। और शेड्यूल्स की अगर हम बात करें तो वो आपके 12 शेड्यूल हो चुके हैं जो अलग अलग अमेंडमेंट से नए हिस्से जोड़े गए हैं। तो प्रेजेंट 25 पार्ट्स हो गए, 448 यहां लिखा हुआ है लेकिन 478 के आसपास यहां पर हो चुके हैं और शेड्यूल इस समय 12 हो चुके हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर एक झलक देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन की ये झलक निकल के सामने आती है। दूसरी बात, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बना, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे पहली जो डिमांड की गई थी वो आपकी की गई थी आपकी 1934 में। इट वॉज द डिमांड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर द सेटअप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और 1935 में ये ऑफिशियल डिमांड की गई थी, ऑफिशियल डिमांड की गई थी, ठीक है, जिसको फाइनली 1940 के तहत उस समय एक ऑफर आया था, अगस्त ऑफर। ये वर्ल्ड वॉर का समय चल रहा था और वर्ल्ड वॉर के समय में अंग्रेजों ने इंडियंस को बुलाया, कहा जितने भी उस समय कांग्रेसी वगैरह थे कि भैया इधर आओ, आपको ये बहुत बुरा लग रहा है कि हम इंडियन ट्रूप्स को वर्ल्ड वॉर में क्यों झोंक दे रहे हैं, लेकिन अगर आप हमारी इसमें मदद करते हैं तो निश्चित ही जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होगा हम आपकी मदद करेंगे। तो यहाँ के लोगों ने कहा भैया क्या मदद करोगे? तो उन्होंने कहा देखो भाई 1935 में M.N. रॉय नाम के एक व्यक्ति ने, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक आइडिया दिया था जिसके तहत आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार होगा। हम आपको पूरी तरह से परमिशन देते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जरूर बनाइए जिसमें सारे इंडियंस होंगे और इंडियंस के द्वारा ही इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार होगा, लेकिन उसके लिए आपको इंडियन ट्रूप्स को वर्ल्ड वॉर में भेजना पड़ेगा। लोग मान गए और ये जो समझौता हुआ, उधर से भी कुछ चीजें यहां के लिए दी गई, यहां से भी कुछ चीजें वहां दी गई। तो उस समझौते का जो नाम आया, उस समझौते का नाम था दिस अगस्त ऑफर। अगस्त के महीने में हुआ था अगस्त ऑफर, ठीक है। अगस्त ऑफर के तहत ये डिमांड मान ली जाती है और वर्ल्ड वॉर आपका पता है कि 1945 में खत्म होता है। यूएनओ का फॉर्मेशन होता है और यूएनओ कह देता है कि जितनी भी कॉलोनियल रूल है उसकी दुकानें बंद करो, यानी जहां जहां पर कॉलोनियल रूल चल रहा है वो कॉलोनियल रूल बंद किया जाए। और इसी तहत जो है क्या कहते हैं, भारत में भी इस चीज की प्रक्रिया शुरू हो गई कि भारत को अब जो है भारतीयों को ही सत्ता यहाँ की सौंपनी है। और इसी वजह से अगर हम देखें तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी गई। कब बना दी गई? 1946 में। 1946 में जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी बनती है तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सेशन, जिस तरह से हमारे यहाँ विंटर सेशन होता है, मॉनसून सेशन होता है और आपका जो है बजट सेशन होता है, उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी शुरुआत की गई सेशंस के साथ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नथिंग बट इट वाज अर्लियर पार्लियामेंट, ठीक है, जहां पर क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ। तो आपका जो 9 दिसंबर है 1946 को इसका फर्स्ट सेशन होता है। ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, बिल्कुल फैक्चुअल है, आप बिल्कुल इसको आराम से देखिए, आपको समझ में आएगा कि मैं जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन के हिसाब से ही मैंने जो ड्राफ्टिंग की है अपने लेक्चर्स की वो ये है। अब देखते हैं कि जब फर्स्ट सेशन शुरू हुआ तो 9 दिसंबर को कोई ना कोई स्पीकर टाइप का तो बनेगा। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि प्रोटेम स्पीकर बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा काफी सीनियर लीडर थे, इसलिए इनकी सीनियरिटी के बेस पर इनको एक सम्मान दिया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया साहब? बनाया गया आपका प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम यानी टेम्परेरी। और फाइनली 11 तारीख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका परमानेंट चेयरमैन बना दिया गया, ठीक है। अब बात आई कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काम क्या होगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दो काम थे, एक तो जनरल जो भी इश्यूज हैं उन पर डिस्कशन करना और दूसरा था क्या बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए सुझाव दिया गया कि एक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी का नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष आप सारे लोगों को पता होंगे, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सो दिस drafting committee was set up on 29th August 1949. This date is very important. You can keep in your mind. You should keep in your mind. And chairman was Dr. Bhimrao Ambedkar, as you know all. टोटल इस ड्राफ्टिंग कमेटी को 2 साल 11 महीने 18 जो है दिन लगे, यानी 166 डेज अगर देखा जाए
तो इसमें एक्चुअल सिटिंग हुई थी जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया, रीडिंग की गई, और इस तरह से हम ये देखते हैं कि 4 नवंबर 1948 को ड्राफ्ट प्रेजेंट किया गया, अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि हमारे प्रियम्बल में भी ये डेट लिखी गई है, और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। अब ये बात आती है कि 26 जनवरी 1950 को ही क्यों किया गया? क्यों? क्योंकि 1930 की अगर हम बात करें तो 1930 में, ठीक है, क्या हुआ था कि 26 जनवरी, जो जनवरी का लास्ट संडे था 1930 में, हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था। और यह क्यों मनाया गया? इसलिए मनाया गया क्योंकि 1929 में लाहौर सेशन में यह कह दिया गया था कि कमिंग जो संडे होगा, और यह दिसंबर में मीटिंग हुई थी, कमिंग जो संडे होगा, इस संडे को हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। क्यों? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने अपने लाहौर सेशन में यह कह दिया था कि हमें पूर्ण स्वराज लेना है, पूर्ण स्वराज। और इस पूर्ण स्वराज के चलते यह मान लिया गया कि हमारी जो इंडिपेंडेंस डे है वो 26 जनवरी को मनाया जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन बन तो गया हमारा 26 नवंबर को, लेकिन लागू करने की जो तिथि रखी गई, जो डेट रखी गई, वो आपकी 26 जनवरी रखी गई। तो कभी कभी ऐसा पूछ लिया जा सकता है कि भाई ये क्या रहा। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। तो फीचर्स मैं आपको बता देता हूं कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तो आपको पता ही है। बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों? क्योंकि भाई लगभग 150 साल की हमने गुलामी झेली। इसमें ब्रिटिशर्स के द्वारा जितने भी चीजें बनाई गई उनको तो हमने अडॉप्ट किया, क्योंकि चुनावी अगर हम देखें, पार्लियामेंट्री सिस्टम को देखें, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो नींव पड़ी थी, ठीक है, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम की नींव आपकी पड़ती है इंडियन काउंसिल एक्ट, काउंसिल एक्ट 1892, ठीक है। अब ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम यहां पर अडॉप्ट किया गया, इस पार्लियामेंट्री सिस्टम के चलते हमने आजादी के बाद भी पार्लियामेंट्री सिस्टम वही रखा जो है ब्रिटेन का था। और हमारे देश के अनुसार जितनी भी चीजें दूसरे देश के संविधान से हमें सही मिली, वो हमने बोरो कर ली। तो इसीलिए हम ये देखते हैं कि बहुत सारी चीजें जो हैं हमने, जो बाहर के सोर्सेस थे, जो हमारे लिए फिट बैठ रहे थे, वहां से हमने बोरो कर लिए। लिहाजा फिर भी एक क्वेश्चन आता है कि ये बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा पार्ट कहां से इंस्पायर्ड है, बोरोड है? तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लगभग मोर देन 70% जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है वो यहीं से लिया गया है। और बाकी की कंट्रीज है जहां से कुछ सोर्सेज उठाए गए। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, नाइदर इट इज रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, यानी हमने हमेशा बीच का रास्ता ये देखा है कि बहुत ज़्यादा हमें रिजिड नहीं होना है। जैसे इस्लामिस्ट कंट्री का जो है, जो शरिया कानून चलता है कि चोरी किए तो हाथ कटवा दो, इस तरह से बातें सुनाई पड़ती है ना, तो एकदम जो है रिजिड नहीं, और ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है। और समय समय पे हम क्या कर रहे हैं कि अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिससे समय काल परिस्थिति के हिसाब से चीजें बदल भी रही हैं। तो सिंपल मेजोरिटी होगी या जो है क्या कहते हैं आपकी स्पेशल मेजोरिटी होगी, इसके द्वारा हम इसको एक लचीला बनाते हैं, समय काल परिस्थिति के अनुसार हम चीजों को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, ठीक है, फेडरल सिस्टम तो है लेकिन ये क्वासी फेडरल है, यानी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, बट हमारे यहां जो सेंटर है वो ज्यादा स्ट्रांग है। इमरजेंसी प्रोविजन, जब भी आपका जो है इमरजेंसी प्रोविजन आता है, तो इमरजेंसी प्रोविजन में जो आपका सेंटर होता है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और पूरे देश की सही चीजें अगर सही से एग्जीक्यूट की जाए तो उसके लिए ऑल इंडिया सर्विसेज का भी यहां पर जिक्र किया गया। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है ही, क्योंकि डेमोक्रेसी है, ठीक, सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। सबसे पुरानी डेमोक्रेसी कौन है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी प्लस जुडिशियल सुप्रीमेसी, आर्टिकल 50 जहां तक मुझे याद आ रहा, वो ये कहता है सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूशन फ्रॉम जुडिशरी, यानी जो जुडिशरी है उसमें जो एग्जीक्यूटिव है उनको जुडिशियल पावर नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर जैसे डीएम हो गया या एसएसपी हो गया, इनको अगर जुडिशियल पावर भी दी जाए और अगर वो करप्ट आदमी है तो सिस्टम सही नहीं चलेगा। इसलिए हमारे यहाँ पार्लियामेंट को कام दिया गया है कि आप लॉ बनाएंगे, और जुडिशरी को काम दिया गया कि अगर कोई भी गलत लॉ बनता है तो उसके लिए वो रिव्यू कर सकेगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर कितना खरा उतरता है इस हिसाब से। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी तो बिल्कुल है, सुप्रीम कोर्ट अपेक्स बॉडी है, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद
फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट आ गए, यानी हर चरण में आपको क्या मिलेगा भाई, हर आदमी तो सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच जाएगा ना, और सुप्रीम कोर्ट में भी एकदम रिफाइंड केसेस जाएंगे या ओरिजिनल केसेस जाएंगे या अपीलेट केसेस जाएंगे, लेकिन उसके पहले जो सुनवाई होगी वो आपके साधारण कोर्टों में होगी। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। फंडामेंटल राइट दिए गए हैं ताकि हर आदमी खुली सांस ले सके, ठीक है, बोल अपनी बातों को रख सके, घूम सके, कुछ भी कर सके, ठीक है, लेकिन वो सारे काम कैसे होने चाहिए, लीगल होने चाहिए। तो इसलिए फंडामेंटल राइट दी गई जो डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी पहचान है, ठीक है। और कितने राइट हैं, 7 राइट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे, लेकिन राइट ऑफ प्रॉपर्टी यहां से अलग हो गया, और उसके बाद अब जो राइट बचे वो कितने बचे, 6 राइट्स बचे। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, पार्ट 4 के तहत उसको ये इंस्ट्रक्शन कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हैं कि आप एक वेलफेयर सोसाइटी स्टेब्लिश करेंगे, ठीक, जिसमें सारे लोगों को समान जस्टिस मिलेगा, वेलफेयर स्कीम्स आप बताएंगे, ठीक है, किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये सरकार के उत्तरदायित्व दिए गए हैं, ये एक बहुत बड़ा फीचर है, ठीक है। क्यों ये फीचर क्यों आएगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, और फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल सही से काम करें, हमारा का भी तो कर्तव्य है कुछ, तो हमारे कर्तव्य के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है जो 42nd अमेंडमेंट से जो है इनकॉर्पोरेट की गई है, और इसी के साथ नया पार्ट जोड़ा गया 4th A, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर, रिकमेंडेशन, इसके रिकमेंडेशन पर हमारे यहां 8 ड्यूटीज को रिकमेंड किया गया था, लेकिन जब अमेंडमेंट हुआ और पार्लियामेंट में बिल पास हुआ तो 10 ड्यूटीज जोड़ दी गई, और इसी के साथ साथ 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत एक 11वीं ड्यूटी और जोड़ी गई है, यानी इस समय 11 ड्यूटीज जो है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में हैं। शुरुआत में कितनी रिकमेंड गई, 8, जब पास हुआ तो 10, और 86th अमेंडमेंट एक्ट जो आपका कब होता है, 2002 में होता है, इसके साथ आपकी 11वीं ड्यूटी भी जोड़ दी गई। सेक्युलर है, कोई भी जो है हर धर्म का आदर होता है, इसलिए आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक चीजें दी गई हैं। आपको धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यानी आप सीधे सीधे आप कह सकते हो कि मुझे अपने धर्म को सुरक्षित रखने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, हाँ, अगर मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी से रिलेटेड हूं तो मुझे किसी मेजॉरिटी कम्युनिटी के धर्म को किसी भी तरीके का टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये सारे हमें रिलीजियस जो है अधिकार दिए गए हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फर्जाई, यानी जो भी 18 साल का हो चुका है उसको जो है वोटिंग का जो है राइट दिया गया है। कमेंट में बताइए कि वोटिंग का राइट लीगल राइट है या फंडामेंटल राइट है, जल्दी से मुझे जो है कमेंट में बताइएगा। और सिंगल सिटीजनशिप, रीजन वाइज हमारे अंदर दूसरे रीजन के लिए डिस्क्रिमिनेशन ना आ जाए, रीजनलिज्म ना आ जाए, इस वजह से सिंगल सिटीजनशिप दी गई है, जो कहां से हमारी जो है इंस्पायर्ड है, कहां से इंस्पायर्ड है भाई, सिंगल सिटीजनशिप कहां से इंस्पायर्ड है बताइएगा मुझे, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप दी गई क्योंकि हम कहीं भी जाएंगे हम ये बोलेंगे कि हम इंडियन हैं, ना कि हम बोलेंगे हम गुजराती हैं, मराठी हैं, या जो है क्या कहते हैं हम जो है हरियाणवी हैं या यूपी से बिलोंग करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ भारतीय हैं और जहां भी जाएंगे भारतीय ही रहेंगे। बाद में जब हम भारत में हैं तो हम ये कह सकते हैं भाई हम उत्तर प्रदेश के यहाँ हैं वहाँ हैं, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन सिटीजनशिप आपको मिलेगी तो आपके आगे क्या लिखा रहेगा, इंडियन, ठीक है। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, किसी दबाव में काम नहीं करना है। इलेक्शन कमीशन फेयर इलेक्शन कराने के लिए, कैग यानी जितना भी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग हुई है उसका पूरा लेखा जोखा रखने के लिए, यूपीएससी ताकि हम देश को जो है सबल और जो है स्ट्रॉन्ग जो है ब्यूरोक्रेट्स दे सके। इमरजेंसी प्रोविजन, ठीक है, 3 तरीके की इमरजेंसी दी गई है, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, 356 और 360, ये 3 आर्टिकल आपके फाइनेंशियल इमरजेंसी, 360 स्टेट इमरजेंसी, 356 और नेशनल इमरजेंसी 352। तो ये चीज यहां पर दी गई है। उसके बाद 3 टायर गवर्नमेंट है, यानी यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और आपकी लोकल गवर्नमेंट है, यानी यहां पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस भी बनाए गए हैं और म्यूनिसिपैलिटीज भी बनाई गई हैं। तो ये बहुत अच्छा कोऑपरेटिव सोसाइटी, याद रखिएगा 97th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2011 में, उसके तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी बिकेम द 25th पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज है। तो ये सारे फीचर्स इसके हो गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जा रही हैं वो क्या है, कहां से क्या लिया गया, तो एक एक करके देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से सबसे पहले तो फेडरल स्कीम ली गई, हालांकि ये इंप्लीमेंट नहीं हुई थी उस समय जिस समय ये निकल के आया था। उसके बाद गवर्नर की पोजीशन, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन और इमरजेंसी। देखिए इमरजेंसी के लिए लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, इमरजेंसी कहां से ली गई है, लोग सीधे जर्मनी बता देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जर्मनी से जो लिया गया है वो क्या है, वो लिया गया है कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एट द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी। देखिए जर्मनी, इसके वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो देखो यहां पे लिखा हुआ है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21, ये दो, ये इसके जो है एक तरह से एक्सेप्शन है। तो यूके से क्या ली गई, पार्लियामेंट्री सिस्टम पूरा उठा के ले लिया, अभी मैंने आपको बताया था। रूल ऑफ लॉ लिया गया है, कैबिनेट लिया गया और सिंगल सिटीजनशिप ली गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस से फंडामेंटल राइट हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया और इंपीचमेंट, वाइस प्रेसिडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीन तो जरूर याद रखिएगा। आयरलैंड से क्या लिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्यसभा में जो 12 लोगों का नॉमिनेशन होता है वो चीज हो गई। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। कनाडा से लिया गया है स्ट्रॉन्ग सेंट्रल रेजिड्यूरी पावर, गवर्नर अपॉइंटमेंट, ये चीज है। ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट ली गई है, ट्रेड और कॉमर्स ज्वाइंट सेटिंग ली गई है। यूएसएसआर, उस समय का यूएसएसआर, वहां से क्या लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज इंपॉर्टेंट है और सोशल जस्टिस यहां से ली गई है। क्यों, क्योंकि कम्युनिज्म, कम्युनिस्टिक थॉट वाले लोग हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रांस से क्या ली गई, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट प्रोसीजर, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां सिर्फ इंपॉर्टेंट जो कुछ भी पूछा जा चुका है उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और दूसरा राज्यसभा का इलेक्शन, और लास्ट में जापान से प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, ये चीज यहां से ली गई है। अब एक नजर हम लोग देख लेते हैं जो शेड्यूल है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट शेड्यूल है उसके सामने मैं लिखता जाऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंट, पहला शेड्यूल स्टेट और यूनियन टेरिटरी है। दूसरा अगेन इंपॉर्टेंट है, सैलरी और कॉन्स्टिट्यूशनल सैलरीज के बारे में दी गई है। तीसरा इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओथ एंड अफर्मेशन, यानी राष्ट्रपति की शपथ किस तरह से होगी, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस की कैसी होगी। राज्यसभा सीट, ठीक है, ये आपका फोर्थ में है। फिफ्थ में शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल एरिया, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ट्राइबल एरिया नॉर्थ ईस्ट, ये आपका सिक्स्थ जो है शेड्यूल में है। सातवां शेड्यूल भी आपका पूछ लिया जाता है, 3 तरीके की लिस्ट के बारे में यहां पर दिया गया, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। 22 लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, 8th शेड्यूल है, ठीक है। लैंड रिफॉर्म, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, ठीक है। एबोलिशन ऑफ जमींदारी, ये सारी चीजें आपके 9th शेड्यूल में, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। 10th शेड्यूल वेरी इंपॉर्टेंट, एंटी डिफेक्शन लॉ यहां पर दिया गया है। 11वां पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि हमारे यहां जो शेड्यूल है वो इस तरह से दे दिए गए हैं, ओके। उसके बाद एक नजर पार्ट पे हम देख लेते हैं। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है भाई ये कौन सा पार्ट का हिस्सा है, तो यहां पर भी हम इंपॉर्टेंट देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पार्ट में आपका फंडामेंटल राइट दिया गया है, फोर्थ पार्ट में डीपीएसपी दिया गया है। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी दी गई है 4A पार्ट में, यानी 2002 में जो ये आपका स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी इनकॉर्पोरेट की गई। उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट, पंचायत अगेन इंपॉर्टेंट है। म्यूनिसिपैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपसे पार्ट पूछे जाएंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 25th पार्ट बनता है, देखिए, ठीक है। अभी हम लोगों ने इस चीज को पहले देखा था, 25th पार्ट बनता है, तो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल स्टेट रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद ट्रिब्यूनल्स वेरी इंपॉर्टेंट, 14th A पार्ट दिया गया है। इलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, किस पार्ट में दिया गया है, 15वें पार्ट में दिया गया है। इमरजेंसी वेरी इंपॉर्टेंट, 18th पार्ट में दिया गया है। और इमरजेंसी कहां से ली गई, आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई,
ठीक है, और सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ये कहां से लिया गया, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहां 6 के बाद सीधे क्या आ गया है, 8 आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि 7th पार्ट डिलीट कर दिया गया था 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 से। क्यों, क्योंकि ये रिलेटेड था आपका 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, ये चीज थी। 4 अलग अलग हिस्सों से जो है भारत के राज्य बनाए गए थे। एक ब्रिटिश इंडिया से बनाया गया था, एक जो है आपका गवर्नर्स एरिया से बनाया गया था, एक चीफ कमिश्नर एरिया से बनाया गया था, और बाकी प्रिंसली स्टेट से थे। तो जब फजल अली कमीशन आया और इसके तहत स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में पास हुआ, और इसके तहत 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी, तो जो 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन था वो खत्म कर दिया गया। सो दिस वाज द बेसिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको कुछ नहीं मालूम है, ये आप पढ़ ले रहे हैं, तो यहां से एक आध क्वेश्चन मिलने के पूरे चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही, और आगे हम सेकंड पार्ट को भी जो है यहां पर लाएंगे, यानी लेक्चर सेकंड में हम ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या और इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।